हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम डिस्कस करें और आज ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जो है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। काफ़ी ज़्यादा जो है कन्फ्यूज़न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें जो है आज बताऊँगी। यहाँ पे मैंने सोचा है कि पहले मैं आपको इसके बारे में एक क्विक रिवीजन करवा दूँ। जितने भी यहाँ पे आपको गवर्नर जनरल वायसराय यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप इसको ले सकते हैं और पूरा यहाँ पे आपको कंप्लीट दिख जाएगा। जो भी यहाँ पे इससे रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे हुई हैं, जैसे यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग की बात की जाए तो उनके शासनकाल में किस किस तरह की चीज़ें हुई हैं, जहाँ से आपके क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे आज हम पूरे फैक्ट्स को देख लेंगे। और कल मैं आपको गवर्नर जनरल और वायसराय से लगभग 100 से भी ज़्यादा प्रश्न करवाऊँगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होगा, बिल्कुल भी आप मिस ना करें और कल ज़रूर जुड़िएगा। आज हम ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, जिससे आपका गवर्नर जनरल से रिलेटेड सारा टॉपिक आज आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ें जो बचती है वो कल हम क्वेश्चंस के ज़रिए करेंगे। लगभग 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा हम कल करेंगे कंप्लीट। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये सब आपको तभी मिल पाएगा जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं। आपको पसंद आएगा, इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए, तो लाइक कीजिएगा, साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस आपको मेरी एक ही बात माननी है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है। ठीक है, बाकी आपकी परीक्षा की जो तैयारी है मैं बेहतर करने के लिए आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स लेके आती हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको जो छोटी छोटी चीज़ है जिससे आपको 1 से 2 मार्क्स मिल सकते हैं, तो पूरी कहानी ना पढ़ के आपको इस तरह से स्मार्ट स्टडी करके आप चीज़ें कंप्लीट कर पाओ। अभी आपका एग्ज़ाम भी आपका बहुत ही ज़्यादा करीब है, तो मैं चाहूँगी कि आप इसका अच्छे से एक बार सारा कुछ पढ़ लें और उसके बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन करें। तभी आपको भी मज़ा आएगा क्वेश्चन करने में और मुझे भी मज़ा आएगा क्वेश्चन कराने में। तो क्यों ना आज हम पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं और कल इस पे हम आपको बहुत ही लंबा और ऐतिहासिक सेशन कल करवाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल पे जुड़िए, चैनल को लाइक कीजिए, ताकि बहुत ज़्यादा जो है चैनल पहुँचे दूर तक। ठीक है, तो आपका सिर्फ इतना ही काम है, आपको वो कर देना है। चलते हैं हम अपने देख लेते हैं यहाँ पे जो जो चीज़ आज देने वाला है। अब बात ये रही कि किस किस एग्ज़ाम में ये वीडियो आपका इम्पॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता दूं, जहाँ भी जीके जीएस पूछा जाता है, ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम में आपके जीके जीएस पूछे जाते हैं और फेवरेट आपका मॉडर्न हिस्ट्री रहता है टॉपिक एग्जामिनर का। और जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आपका 1 से 2 ज़रूर बन जाता है। तो हम बहुत ज़्यादा ना पढ़ के गागर में सागर वाली चीज़ें यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, गागर में सागर सुना है आपने, पूरे सागर को हमने एक गागर में समेट दिया है। और अगर आप इसको पाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब यहाँ पे चलते हैं हम अपने पॉइंट्स पे, क्या बातें कही गई हैं। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन टिक आउट करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है आपके हाथों में आपका अपॉइंटमेंट लेटर लेना। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत ही स्मार्ट तरीके से चीज़ों को देखें, समझें और अपना एक जॉब पक्का करें। चलते हैं, अभी आप यहाँ पे देख लेते हैं पहले क्या बात हुई है, क्या कथा क्या कहानी है, इसको लेके हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें कहानी पता नहीं होगी हम चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे और हम इसके क्वेश्चंस भी नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ देख लेते हैं, भारत पर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक इकाई के हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले व्यापार के रूप में ही जो है ब्रिटिश इंडिया हमारे भारत में आया था। और कब आया था, यहाँ पे देखिए 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी रानी एलिजाबेथ से रॉयल चार्टर प्राप्त किया। लगभग 3 शताब्दियों की समावधि के भीतर ब्रिटिश शासन एक व्यापारिक शक्ति से परिवर्तित होकर दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति में से एक हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या बातें आपको कही गई है, ये सब तो आपका इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए बंगाल के गवर्नर जनरल 1773 से 1833। ठीक है, उसके बाद देखिए 57 के बाद आपका वायसराय बन जाता है। हम बहुत ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होते हैं कि
कौन गवर्नर है, कौन वायसराय क्या होता है। तो गवर्नर हमने 1857 तक जो देखा है वो गवर्नर हुआ करते थे, जनरल गवर्नर। इसके बाद 1857 में जो विद्रोह की क्रांति होती है, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपने शासन अपने हाथ में लेने के लिए वायसराय की नियुक्ति वहाँ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद से ही हमारे वायसराय वहाँ पे होते हैं। और प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये सब चीज़ें हम बहुत ही अच्छे से करेंगे। अभी यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर पद के माध्यम से बंगाल पर नियंत्रण स्थापित किया। सबसे पहले बंगाल में देखिए कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पे आपका पहला बंगाल का पहला गवर्नर अगर पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव आपका हो जाएगा। इतनी सी बात आपको बस ध्यान में रखनी है कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। यही बाद में गवर्नर जनरल भी बन जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या बातें कही गई हैं इसको ध्यान में दे रखेंगे। अन्य प्रेसिडेंसी बम्बई मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के पारित होने के बाद बंगाल के गवर्नर पद का नाम बदल कर क्या रखा गया, गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था सबसे पहला, तो वॉरेन हेस्टिंग, यहाँ पे आपका वॉरेन हेस्टिंग राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए दो बात आपको ध्यान रखनी है। बंगाल का पहला गवर्नर पूछा जाए तो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था। और बाद में ये बदल जाता है पद और गवर्नर जनरल हो जाता है। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल कौन हो जाता है, पहला गवर्नर जनरल जब ये पद रखा गया तो वो वॉरेन हेस्टिंग जो है पहला जब गवर्नर जनरल बन जाता है बंगाल का। चलते हैं आगे। इसी अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बम्बई एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। अब बंगाल का भारत का गवर्नर जनरल यहाँ पे चार्टर एक्ट 1333 बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो ठीक है, यहाँ तक बातें आपको समझ में आई कि पहले बंगाल का गवर्नर। देखिए जो बातें मैं आपको बता रही हूँ उसको आप नोट कर सकते हैं। बंगाल या फिर ये पीडीएफ तो खैर आपको मिल ही जाएगा। इसके बावजूद अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बंगाल का गवर्नर सिर्फ पूछेगा, गवर्नर, ठीक है। तो कौन होगा, रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा, तब वहाँ पे आपका हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जब है ये पूरी कहानी ही बदल दी गई, गवर्नर जनरल की कहानी बदल दी गई, बंगाल छोड़ के अब भारत आ गया है, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल जो बना है उसमें सबसे पहला कौन था, विलियम बेंटिंग। तो आपसे अगर पूछा जाए भारत का, ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, तो हेस्टिंग था, ठीक है, हेस्टिंग था। इतनी बातें ध्यान रखनी है। और भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात की जाए तो विलियम बेंटिंग्स आपका हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। यह पद मुख्य रूप से प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए था और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट करना था। वायसराय 1858 से हमारा बनता है, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नर जनरल जो बना करते थे उसके हाथ से जो सत्ता वापस ले ली गई और वो समाप्त कर दिया। अब जो है ब्रिटिश अपने हाथ में सीधे नियंत्रण में रखने के लिए वायसराय की नियुक्ति कर देता है। कब से, 1858 से। ये आपको याद कैसे रहेगा, तो 1857 के विद्रोह के बाद ही जो है कंपनी का शासन खत्म हो जाता है और ब्रिटिश शासन जो है सीधे नियंत्रण में आ जाता है। जैसे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है ना, उस तरह से ब्रिटिश अपने हाथ में ले लेती है सीधा और वायसराय की नियुक्ति करती है। तो भारत सरकार अधिनियम जो आता है 1858 में, उसमें आपका भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया जाता है। इतनी बात आपको क्लियर है। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलते हैं यहाँ पे। मैं आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको मैं बता दूंगी कि पहला गवर्नर जनरल, पहला भारत का गवर्नर जनरल, पहला वायसराय, ये सब कैसे याद रख सकते। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में मैं आपको
इसका ट्रिक्स बता दूंगी ताकि आप और भी अच्छे से याद रख सकें और बिल्कुल भी भूले नहीं। तो यहाँ पे भारत के पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखिए, जो यहाँ पे भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, उनसे संबंधित जो घटनाएं हुई हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे। अब हमारी जो है यहाँ पे असली कहानी जो है वो शुरू होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहले हमारे कौन भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 इनका समय माना जाता है। और रेगुलेटिंग एक्ट इन्हीं के शासनकाल में आया था। पिट्स इंडिया एक्ट भी 1784 में इन्हीं के शासनकाल में आया था। रोहिला युद्ध 1774 में इन्हीं के शासनकाल में आया था। देखिए, आपको यहीं तक सीमित नहीं रखना है। मैं आपको जब कल क्वेश्चन करवाऊंगी तब हम इसकी पूरी जो कथा कहानी है वो सब हम समझेंगे, ठीक है। आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात कर रही हूँ ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाओ। एक बार में बहुत सारी चीज़ें करने से अच्छा है हम स्मार्ट वे में धीरे धीरे चीज़ों को समझें ताकि हमारा जो है एक माइंड सेट अच्छा बन सके, ठीक है। तो इसीलिए मैं आज ये आपके लिए लेके आई हूँ। 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सालबाई की संधि हुई थी यहीं से। तो ये सब मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में, आपने अगर नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। इसीलिए मैं आपको हर एक पॉइंट पे वीडियो करवा रही हूँ, क्वेश्चंस करवा रही हूँ हर एक टॉपिक से, ताकि आप चीज़ों को एक रिलेट कर पाएँ, समझ पाएँ। हिस्ट्री को समझना है तो आपको धीरे धीरे चलना पड़ेगा और सभी चीज़ों को हम धीरे धीरे जो है समझेंगे। हमारा जो एग्ज़ाम का मेन टॉपिक है, हमारा मुद्दा जो है, उद्देश्य है, हमारा एम है कि हम अगस्त में जो हमारा एग्ज़ाम आने वाला है बीपीएससी का, उसको बहुत ही अच्छे से क्रैक करें। उसके लिए हमारी तैयारी एकदम स्टार्टिंग से हम लेके चल रहे हैं ताकि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध होता है, ठीक है। किसके काल में? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में होता है। इतनी बात क्लियर है। अब चलते हैं, इसके बाद जो आते हैं वो कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। कॉर्नवालिस का ऐसे बहुत सारी जो है इनके काल में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो सब हम देखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। अगर मेन चीज़ें मैं देखूं तो यहाँ पे बंगाल का तीसरा युद्ध जो होता है वो किसके बीच होता है? कॉर्नवालिस और कौन रहते हैं? टीपू सुल्तान, ठीक है। टीपू सुल्तान इनके बीच में रहता है, ठीक है, टीपू सुल्तान। और ये इसमें टीपू सुल्तान हार जाते हैं और श्रीरंगपट्टम की संधि होती है यहाँ पे। ये सब चीज़ें मैं आपको कल करवा चुकी हूँ। पंजाब और मैसूर का हमने जो क्षेत्रीय युद्ध देखा था उसमें, ठीक है। नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए। एक एक टॉपिक मैं आपको इसीलिए कवर करवा रही हूँ ताकि हमारा कुछ भी छूटेगा नहीं। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ करवाऊँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद है बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793 में आता है और ये भी कॉर्नवालिस के समय में आता है। कॉर्नवालिस के समय में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, वो सब कल हम देखेंगे क्वेश्चंस के ज़रिए, ठीक है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं लॉर्ड वेलेजली जो है 1798 से 1805 सहायक संधि प्रणाली का परिचय जो है इन्हीं का समय में आया। सहायक संधि परिचय, ठीक है, जिसमें हैदराबाद जो है सबसे पहले संधि कौन सा राज्य करता है? तो हैदराबाद करता है। ये सब हम देखेंगे कल, चिंता नहीं करना है आपको, सब चीज़ आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इस तरह से हम करेंगे, एक एक क्वेश्चंस को हम रिपीटेड फॉर्म में करेंगे ताकि हमें जो है जो मैंने आपके लिए प्रोग्राम किया है वो आपका एक तरह से देखा जाए तो आपको याद कराना, आपके दिमाग में बैठाने की तरह हम काम करेंगे। कल जो हम 100+ क्वेश्चन करेंगे सारी चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी, ठीक है। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो फिर आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चौथा मैसूर युद्ध भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के समय में हुआ था। यहीं पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है 1799 में, ठीक है। ये सब हमने कल देख लिया था। दूसरा मराठा युद्ध भी किसके समय में हुआ था? लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था। कौन सी संधि और कौन सी चीज़ें हुई थी ये सब हम आज देख रहे हैं। लॉर्ड मिंटो, इनके समय में कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं वो सब कुछ हम देखेंगे कल के एग्ज़ाम, कल एक के क्वेश्चन में, ठीक है। तो रंजीत सिंह के अमृतसर की संधि जो हुई थी वो लॉर्ड मिंटो के समय में हुई थी। रंजीत सिंह कौन थे?
इन सब चीज़ के बारे में कल हमने डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से। अगर आपने देखा है तो आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बताने चाह रही हूँ आपको। लॉर्ड हेस्टिंग, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लॉर्ड हेस्टिंग जो है यहाँ पे दोबारा से 1813 और 23 के बीच में यहाँ पे एंग्लो नेपाल युद्ध और सगोली की संधि इन्हीं के बीच में होती, इन्हीं के समय में होती है। और तीसरा मराठा युद्ध, मराठा परिसंघ का विघटन, रैयतवाड़ी प्रणाली का स्थापना, ये सब किसके काल में होता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग के काल में होता है। आगे चलते हैं एमहर्स्ट। एमहर्स्ट के समय में बर्मा का युद्ध होता है। विलियम बेंटिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, विलियम बेंटिंग, ठीक है। इसी के समय में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था 1829 में, और 1833 में चार्टर एक्ट भी आया था 1833 में। किसके समय में? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में। दास प्रथा का अंत भी इन्हीं के समय में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये सब कल मैं आपको क्वेश्चंस के जरिए करवाऊंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो आज मैं आपको सभी बस दिखा रही हूँ कि कौन कौन से हैं। तो लॉर्ड ऑकलैंड, यहाँ पे पहला अफगान युद्ध जो है यह इनके ही समय में हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं लॉर्ड हार्डिंग, इनके समय में पहला आंग्ल सिख युद्ध और लाहौर की संधि, कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसा सामाजिक सुधार किया गया था लॉर्ड हार्डिंग के समय में। अब चलते हैं यहाँ पे डलहौजी के समय में। डलहौजी ने ही व्यपगत का सिद्धांत दिया था, व्यपगत का सिद्धांत दिया था, ठीक है, जिसमें विलय की नीति को इसने अपनाया था, राज्यों की विलय नीति, जिसमें आपने झांसी को भी इसने विलय किया था। अवध का कुशासन का आरोप लगा के इसने विलय करवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो ये सब चीज़ें भी हम देखेंगे कल। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध भी इसी के समय में हुआ। निचला बर्मा अधिकरण, व्यपगत संधि, देखिए यही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें राजा के अगर पुत्र ना हो तो उस ऐसे प्रदेश को ये अपने अंदर विलय कर लेगा। तो इसी के अंदर झांसी को भी इसने विलय किया था। अगर आपने झांसी की रानी मूवी देखी होगी तो भी आप समझ पा रहे होंगे। वुड डिस्पैच, जिसको भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी में डलहौजी के समय में आया था। और डलहौजी पहली रेलवे लाइन जो जुड़ी थी वो डलहौजी के समय में ही जुड़ी थी। 1853 में बम्बई से ठाणे के बीच में जो पहली रेलवे लाइन जुड़ी थी। और लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना भी लॉर्ड डलहौजी के समय में यही हुई थी, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी को, और अगर हम देखें इनके बारे में, तो शिमला का सन्यासी, शिमला का सन्यासी तो एओ ह्यूम को कहते हैं, माफ़ी चाहूँगी। लॉर्ड डलहौजी ने शिमला को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने बनाया था। चलते हैं आगे। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आपका अगर आ जाता है तो तीनों विश्वविद्यालय जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में ही खुले थे 1857 में। और 1857 का विद्रोह भी लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन, भारत सरकार अधिनियम जो आया, ये सब इसी के समय में हुआ था। आगे चलते हैं। जॉन लॉरेंस, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, भूटान युद्ध, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुई थी 1865 में। वो विश्वविद्यालय था, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पे हम आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लीटन से क्वेश्चन आपका देखने को हमेशा मिलता है। इसका समय अगर हम देखें 1876 से 1880। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये क्या था? तो इसमें भारतीय भाषाओं में प्रेस छापने की अनुमति नहीं थी। और इसके अलावा देखा जाए तो सरकार के विरुद्ध कोई भी बात आप नहीं कह सकते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में यही आया था। और इसी एक्ट के दौरान सोम प्रकाश नामक एक अखबार है, सोम प्रकाश, ठीक है, सोम प्रकाश नामक अखबार है जो प्रतिबंधित हो जाता है। काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के दौरान कौन सी पत्रिका है, कौन सी पत्रिका जो है वो बंद हो गई थी, प्रतिबंधित हो गई थी। तो सोम प्रकाश ही यहाँ पे राइट हो जाएगा। सोम प्रकाश किसकी थी? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की थी, विद्यासागर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और एक ऐसा ही इसी एक्ट के तहत एक पत्रिका थी जो रातों रात इसने अपना भाषा चेंज कर लिया था, ठीक है, अंग्रेजी भाषा कर लिया था बंगाली से, ठीक है। तो वो कौन सा था आपका? तो अमृत बाजार। ये दो क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है।
अमृत बाजार जो है रातों रात ये अपना डर के मारे क्या करता है, पूरा चेंज कर लेता है। शिशिर घोष इसके संपादक थे, शिशिर घोष। शिशिर घोष और एक इसके बंधु थे, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, शिशिर घोष और एक अरविंद घोष, नहीं ऐसे कुछ नाम था। ये दोनों मिलके अमृत बाजार का संपादन करते थे और ये पत्रिका चेंज हो गई थी रातों रात इस डर के वजह से, लीटन के डर के वजह से, ठीक है। और प्रतिबंधित हो गई थी कौन सी, तो सोम प्रकाश। ध्यान रखेंगे ये दो क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं तो शस्त्र अधिनियम, जिसके अंदर आपको कोई भी प्रकार का शस्त्र रखने की अनुमति नहीं थी, ठीक है, हथियार नहीं रख सकते हैं आप। दूसरा अफगान युद्ध और केसरे हिंद की उपाधि क्वीन विक्टोरिया को लीटन नहीं दिया था, ठीक है। ये सब लीटन के समय में हुआ था। बहुत ही दुष्ट था लॉर्ड लीटन, काफ़ी चीज़ इसने बहुत सारे परेशानी क्रिएट किया था, यहाँ तक कि देखा जाए तो लॉर्ड यहाँ पे इसने दिल्ली दरबार बुलाया था, ठीक है, दिल्ली दरबार बुलाया था इसने, और उसी में इसने क्या किया था, केसरे हिंद की उपाधि दी थी विक्टोरिया को। और इसी के ये सब कहानी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब हम कल क्वेश्चन करेंगे तो और भी अच्छे से इसको करेंगे कि जब क्वीन विक्टोरिया को बुलाया जाता है, दिल्ली दरबार लगाया जाता है, और बहुत उसी समय बंगाल में जो है अकाल पड़ा होता है, ठीक है, और लोग भूख से मर रहे होते हैं, और ये दिल्ली दरबार लगाता है, बहुत पैसा खर्चा करता है, तो इसीलिए इसके खिलाफ बहुत सारा अंट संट लिखा गया। लीटन बहुत दुष्ट है, ये है वो है, तो इसके वजह से क्या कहते हैं, वो गुस्सा हो जाता है और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेके आता है, ठीक है। तो यही सब कहानी होती है, इसके वजह से यहाँ पे देखा जाता है। चलते हैं हम आगे। यहाँ पे देखिए दिल्ली दरबार आता है, उसके बाद लॉर्ड रिपन का समय बहुत ज़्यादा, लॉर्ड रिपन बहुत ही जेंटलमैन आदमी था, ठीक है, तो इसी के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इसने निरस्त कर दिया था, हटा दिया था, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पहला कारखाना अधिनियम भी लॉर्ड रिपन के समय में आया था। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प, यानी कि जो नगर निगम जो है किस नगर निगम और जनगणना जो हुआ था पहली बार, वो लॉर्ड रिपन के ही समय में हुआ था। इल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था। हालांकि ये लॉर्ड रिपन विवाद जो है आपका आता है, लेकिन ये फिर से इसको वापस करना पड़ जाता है, ये लागू नहीं हो पाता इल्बर्ट बिल। तो ये सब कहानी हम कल करेंगे चर्चा, ठीक है। चलते हैं हम आगे। हंटर आयोग भी इसी में आता है, हंटर आयोग आपका लॉर्ड रिपन के समय में आता है। चलते आगे, लॉर्ड डफरिन का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना जो है इसी के दिमाग की उपज होती है, लॉर्ड डफरिन। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कांग्रेस की स्थापना किसके दिमाग की उपज थी, तो डफरिन यहाँ पे हो जाएगा। सरकार के पक्षधर थे कांग्रेस, ठीक है, और ये अपनी चीज़ों को मनवाने के लिए ही कांग्रेस की एक तरह से स्थापना करवाते हैं, और ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक होते हैं। कांग्रेस 1885 ईस्वी में इसका पूरा कांग्रेस मैं आपके लिए अलग से लेके आऊँगी, ठीक है, तब मैं उस पर आपको अच्छे से पूरा कंप्लीट करवाऊँगी। तो यहाँ पे देखा जाए W.C. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष होते हैं, और महासचिव की बात की जाए तो ए.ओ. ह्यूम उसके महासचिव होते हैं और संस्थापक भी होते हैं। चलते हैं, कांग्रेस में अभी नहीं करवा रही हूँ वरना बहुत लंबा खिंच जाएगा। कांग्रेस पे पूरी एक सेशन लेके आऊँगी अलग से, इसी तरह से, ताकि कम चीज़ों में मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें करवा सकूँ। यहाँ पे कारखाना अधिनियम देखिए आपका लॉर्ड रिपन के समय में आया था एक, ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। इसके बाद ये 1891 में आपका हैंड्स डाउन के समय में भी कारखाना अधिनियम आता है। भारत परिषद अधिनियम और डूरंड आयोग जो आता है इसी के समय में आता है, ठीक है। लॉर्ड कर्जन में चलते हैं। लॉर्ड कर्जन का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1905 का बंगाल विभाजन जो इसी की देन है, ठीक है। कर्जन का बंगाल विभाजन, यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन इसी के समय में लड़ा जाता है, और बंगाल विभाजन का ही परिणाम स्वरूप जो है स्वदेशी आंदोलन होता है। बंगाल से इसका कौन नेतृत्व करते हैं, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी करते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको एक एक, जब हम टॉपिक्स कंप्लीट करते चलेंगे तब मैं आपको एक एक चीज़ें करवाऊंगी जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारी चीज़ें, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सभी चीज़ें को हम बाद में देखेंगे, और जितनी भी चीज़ें यहाँ पे वायसराय आपको याद रखने का भी ट्रिक मैं आपको अंत में बताऊँगी। यहाँ पे पुलिस आयोग की नियुक्ति लॉर्ड कर्जन के समय में होती है। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में
ये भी कर्जन के समय में। विश्वविद्यालय अधिनियम भी लॉर्ड कर्जन के समय में, और बंगाल विभाजन जी होता है लॉर्ड कर्जन के समय में होता है। अब देखिए यहाँ पे उसी समय जो है वो चला जाता है, लॉर्ड मिंटो टू आ जाता है, तो उसी समय स्वदेशी आंदोलन होता है। ठीक है, घोषणा जो करता है लॉर्ड कर्जन के समय में, उसके बाद जो है हमारा स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। तो लॉर्ड मिंटो यहाँ पे हो जाएगा। सूरत अधिवेशन, कांग्रेस का विभाजन जो हो जाता है 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में। तो ये सब किसके काल में होता है? लॉर्ड मिंटो के काल में होता है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, ये भी लॉर्ड मिंटो के समय में होती है। और मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें मुस्लिम लीग को, मुस्लिम जो दल होते हैं उनको चुनाव का अधिकार मिलता है, अलग से पार्टी मिलती है मार्लो मिंटो सुधार में। तो ये सब जिक्र भी हम करेंगे आगे चल के। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, यहाँ पे देखिए बंगाल विभाजन को रद्द कर देता है। 1910 में दिल्ली दरबार लगता है, जिसके दरमियान ये फैसला निकलता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर देना चाहिए। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में ये होता है। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का हस्तांतरण भी जो लॉर्ड हार्डिंग के समय में। हिंदू महासभा की स्थापना भी लॉर्ड हार्डिंग के समय में होता है 1915 में। आगे चलते हैं। लॉर्ड चैम्सफोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका। लॉर्ड चैम्सफोर्ड से क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। लखनऊ की संधि, चंपारण सत्याग्रह, मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा और भारत सरकार अधिनियम 1919, ये सब आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड में आता है। 1919 में आपका द्वैध शासन प्रणाली लगा दिया जाता है प्रांतों में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1919 में ही लगाया जाता है। द्वैध शासन प्रणाली लगाया जाता है 1919 में, और 1935 में हटा लिया जाता है, और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लगा लिया जाता है। तो ये सब चीज़ भी किसके अंदर होता है? चैम्सफोर्ड में होता है। रॉलेट एक्ट जो आती है वो भी आपका चैम्सफोर्ड के अंदर आती है। जालियाबाग हत्याकांड, असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जो होती है वो भी चैम्सफोर्ड के ही समय में होती है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। लॉर्ड रीडिंग आ जाते हैं। 1921 से 26 इसका समय है। चोरा चोरी घटना, असहयोग आंदोलन का वापस लेना, स्वराज पार्टी की स्थापना, काकोरी ट्रेन डकैती, ये सब चीज़ें जो होती है लॉर्ड रीडिंग के समय में होती है। इतनी बात आपको क्लियर है। अब इरविन में चलते हैं। इरविन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अब हम एकदम जो है राष्ट्रीय आंदोलन के समय में अभी हम चल रहे हैं। ठीक है, तो साइमन कमीशन का भारत में आगमन, ये भी इरविन के समय में होता है। हरकोड बटलर, भारतीय राज्य आयोग, नेहरू रिपोर्ट, दीपावली घोषणा, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, गोल में सम्मेलन पहला, ये सब किसके समय में होता है? लॉर्ड इरविन के समय में होता है। गांधी इरविन का पैक्ट भी 1931 में। डेट सबका आप देखते चलिए, सबका आपको अच्छे से मिल जाएगा जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे ये तो हमने देख लिया। लॉर्ड विलिंगटन जो है यहाँ पे सांप्रदायिक अधिनिर्णय, दूसरा और तीसरा गोल में सम्मेलन जो है लॉर्ड विलिंगटन के समय में हुआ। पूना पैक्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935, ये भी लॉर्ड विलिंगटन के समय में आया। 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लग जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। लिथिलिंगो जो है यहाँ पे 1936 से 44 इसका समय है। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था और कांग्रेस ने जो सभी मंत्री जो इस्तीफा दे देते हैं वो सब लिथिगो के समय में हुआ। त्रिपुरी संकट जो आया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। त्रिपुरी संकट जो होता है, जो महात्मा गांधी, देखिए ये सब चीज़ें हम ये पूरा एक एक टॉपिक है, समझे। ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सभी एक एक टॉपिक है, और इस पे जो है हम बाद में जब हम जिक्र करेंगे ना तो आपको मेरी ये बातें याद आएंगी। तो इसीलिए मैं आपको ये सभी थोड़ा थोड़ा चीज़ें मैं आपको बताती चल रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओ। त्रिपुरी संकट क्या था? तो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में हो जाता है झगड़ा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के बीच में हो जाता है झगड़ा, और यहीं पर देखा जाए तो त्रिपुरी संकट होता है। सुभाष चंद्र बोस जो है जीत जाते हैं, अध्यक्ष बन जाते हैं, और महात्मा गांधी इससे बहुत रुष्ट हो जाते हैं। महात्मा गांधी बोलते नहीं, हम अपना
आदमी यहाँ पे लगाएंगे तो ये पट्टाभी सीतारमैया जो होते हैं पट्टाभी, उनको ये खड़ा करते हैं। लेकिन तब भी जो है सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि महात्मा गांधी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं। तो फिर सुभाष चंद्र बोस को बहुत दुख हो जाता है मन में। तो फिर ये क्या करते हैं, ये कांग्रेस ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1939 में ये कांग्रेस छोड़ देते हैं और अपना ही एक नया पार्टी ये बनाते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक कौन बनाता है, तो सुभाष चंद्र बोस बनाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। तो सभी चीज़ हम कहानी की तरह समझेंगे, जिक्र करेंगे, तभी आपको और भी अच्छे से ये याद हो जाएगा। तो चलेंगे ये सब हम। और मुस्लिम लीग में लाहौर संकल्प होता है, मुस्लिमों के लिए अलग राज्य की मांग होती है, वो इसी के समय में होती है। अगस्त प्रस्ताव भी इसी के समय में आता है। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन, क्रिप्स मिशन और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, ये सब लॉर्ड लिथिंगो के समय में आता है। इसके बाद हम चले तो यहाँ पे लॉर्ड वेवेल 44 से 47 तक जो है गवर्नर वायसराय कौन रहता है, लॉर्ड वेवेल रहता है। राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला इन्हीं के समय में आता है। वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन भी इसी के समय में आता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही, देखिए कैबिनेट मिशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपका किसके समय में आया था, लॉर्ड वेवेल हो जाएगा। और क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा जो होती है 1947 में, ये भी लॉर्ड वेवेल के समय में होती है। और राजगोपालाचारी के समय में एक बात आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्वतंत्र भारत में देखिए मैं इसको क्लीन करती हूँ तब मैं लिखती हूँ। हाँ, स्वतंत्र भारत में राजगोपालाचारी जो थे वो प्रथम जनरल होते हैं, ठीक है। प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय गवर्नर जनरल, ठीक है। भारतीय गवर्नर जनरल होते हैं कौन, राजगोपालाचारी, स्वतंत्र भारत में। ये भी आप बात ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। और ये भारत जब स्वतंत्र हो रही थी तब 1947 से 48 ये लॉर्ड माउंटबेटन जाता है। जून 3 प्लान जो है इन्हीं के समय में आता है। रेड क्लिफ योजना आयोग जो बनता है इसी के समय में बनता है। भारत को यही जो है बीज बो के जाता है कि पाकिस्तान बनेगा, है ना। और जो है सभी जो हमारे देसी रियासत होते हैं उसको ये छूट दे देता है कि तुम लोग चाहे तो भारत में रहो, चाहे अपना अलग राज्य बना लो। तो एक तरह से ये फूट डाल के जाता है, पूरी तरह से तोड़ के जाता है यहाँ पे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। 48 और 50 तो स्वतंत्र भारत में भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जो कि यहीं से आपका फिर ये अंत हो जाता है। उसके बाद कौन, राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं हमारे अध्यक्ष। और फिर ये संविधान और ये सब बनता है, फिर ये अलग कहानी है। तो 1950 में अस्थायी रूप से यह पद जो है समाप्त कर लिया जाता है। और सबसे अंतिम में कौन होते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस तरह से होती है ये पूरी कहानी ख़त्म। आपको अगर पसंद आया हो मेरी ये कोशिश कि आप थोड़ी सी कम चीज़ों में ज़्यादा चीज़ों को आप देख पाएँ और समझ पाएँ, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा गवर्नर जनरल और वायसराय से थोड़े से फेमिलियर तो ज़रूर हो गए होंगे। और जब हम कल क्वेश्चंस करेंगे तब आप इसको और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।